साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश प्रोस के अंतर्गत द रैट रैप चैप्टर के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं, जिसमें यहाँ तक की स्टोरी देख चुके हैं कि जो हमारा रैट रैप सेलर होता है वो खिड़कियों का शीशा तोड़ करके अपने हाथ को अंदर डालता है और वहाँ से एक थैली निकालता है जिसमें 30 कोनोर रखे हुए थे। वह उन पैसों को अपनी जेब में डाल लेता है और फिर जो हमारी थैली थी वो चमड़े की थैली थी, उसे वापस उसी स्थान पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब आगे इसके हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. As he walked, जैसे ही वह चला, along with the money in his pocket means अपने जेब में पैसे को रख करके जैसे ही वह चला, he felt quite pleased. Pleased मतलब होता है प्रसन्नचित होना, कि उसे प्रसन्नता हुई with his smartness. Smartness में होगा चतुराई पर, तो उसे अपनी चतुराई पर प्रसन्नता हुई। तो जैसे ही वह पैसों को अपनी जेब में रख कर चला, उसे अपनी चतुराई पर प्रसन्नता हुई। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. He realized, जो रेट रैप सेलर है उसको रियलाइज होता है of course कि बेशक, that at first पहले तो he dared not मतलब वह हिम्मत नहीं कर पाता continue on the public highway, continue मतलब चलते रहने का, on the public highway जो सार्वजनिक सड़क है उस पर, तो सार्वजनिक सड़क पर चलने की वह हिम्मत नहीं कर पाता है। बट मस्ट टर्न ऑफ, टर्न ऑफ मतलब मुड़ जाना, इसलिए वह क्या करता है, टर्न ऑफ हो जाता है मीन्स मुड़ जाता है। द रोड मतलब सड़क से मुड़ जाता है, इनटू द वुड्स जंगल की तरफ, मीन्स वह पब्लिक जो हाईवे है उससे चलना वह सेफ महसूस नहीं करता है क्योंकि उसने चोरी की थी, तो इसलिए वह जंगल के रास्ते के लिए मुड़ जाता है। आगे कहा गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर की पहले घंटे के समय दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। मीन्स वह जंगल के रास्ते जब चल रहा है तो पहले घंटे में उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेटर इन द डे मतलब जैसे जैसे दिन बीतता गया, दिन के बाद में इट बिकेम वर्स, उसके साथ बुरा होना शुरू हो गया, मीन्स उसकी हालत ख़राब हो गई। फॉर इट वॉज मतलब ऐसा क्यों हुआ, उसकी हालत ख़राब क्यों हो गई वो आगे बताया गया है। ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, तो यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में बताया गया कि जो वह जंगल था वो बहुत ही बड़ा था, बिग था, एंड कन्फ्यूजिंग था। कन्फ्यूजिंग मीन्स होता है भ्रमित करने वाला, तो अत्यधिक भ्रमित करने वाला था। ही हैड गॉटन इनटू जिसमें वह जा चुका था। ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू बी श्योर निश्चित करने की, टू वॉक कि वह चले, इन द डिफिनिट डायरेक्शन कि वह एक निश्चित दिशा में चले, उसने कोशिश की कि वह एक निश्चित दिशा में चले। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो पाथ था, जो रास्ता था वो ट्विस्टेड बैक वो मुड़ा हुआ था, फोर्थ सो स्ट्रेंजली बहुत ही अजीब तरीके से, तो जो रास्ते थे वो बहुत ही अजीब तरीके से टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, कि वह चलता रहा लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, मीन्स जंगल का अंत नहीं दिख रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एंड फाइनली और मुख्यतः ही रियलाइज्ड मतलब उसे एहसास हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग कि वह जो है टहल रहा है अराउंड इन द सेम पार्ट, मीन्स उसी जगह पर टहल रहा है ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, तो उसे मुख्यतः ये एहसास हुआ कि वह जंगल के एक ही हिस्से में बार बार टहल रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. All at once की एकाएक he recalled उसने याद किया his thoughts अपनी सोच को about the world and the rat trap इस संसार और चूहेदानियों के बारे में जो उसकी सोच थी, मीन्स वह इस संसार को एक चूहेदानी की तरफ मानता था। शुरुआत के पैराग्राफ में हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें, तो वही यहाँ पर कहा गया कि वो उसी बात को याद करता है कि उसने कहा था कि यह संसार जो है या रैट ट्रैप की तरह है, चूहेदानियों की तरह है। एक संसार जो है ये पूरा एक जाल है जिसमें लोग फंसे हुए थे। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, नाउ हिज ओन टर्न कि अब उसकी बारी हैड कम आ गई थी, अब उसकी बारी आ गई थी, मीन्स वह भी अब फंस चुका था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बेट
एंड हैड बीन कॉट। तो यहाँ पर कहा गया ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, कि उसने खुद को मूर्ख बनने दिया बाई ए बेट। बेट मतलब यहाँ पर चारा, मीन्स चारे के लुभावने में। उसके लिए यहाँ पर बेट क्या था, वो 30 जो क्रोनोर थे। तो वही कहा गया कि उसने खुद को मूर्ख बनने दिया, किसके लिए, उस लुभावन में आकर के, मीन्स लालच में आकर के। एंड हैड बीन कॉट, और वो पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट, जो संपूर्ण जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स, ट्रंक्स मीन्स होगा तने, एंड ब्रांचेस, और जो शाखाएं थी, इट्स थिकेट एंड फॉलन लॉग्स, इसकी जो झाड़ियाँ थी और यहाँ पर जो लकड़ी थी, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, वो इस तरह से बंधी हुई थी, इस तरह से बंद था, लाइक कि जैसे, एंड इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। इनपेनिट्रेबल मीन्स एक ऐसा, प्रिजन मतलब होता है जाल, एक ऐसा जाल बना हुआ था, एक ऐसी जेल बना हुआ था। इनपेनिट्रेबल, इनपेनिट्रेबल का मतलब होता है जिसे पार न किया जा सके, मीन्स उससे बाहर नहीं निकला जा सके। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, फ्रॉम विच जिससे, ही कुड नेवर एस्केप जिससे वह कभी बच नहीं सकता था। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो red trap सेलर था वो इस फॉरेस्ट में एकदम फंस गया था। और इसके बाद आगे यहाँ पर वर्णन किया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट वाज लेट इन दिसंबर, की यह दिसंबर का महीना था, मीन्स दिसंबर लेट का टाइम था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो डार्कनेस था, अंधेरा था, ऑलरेडी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना, लेकिन यहाँ पर अंधेरे के नीचे आने का मतलब है अंधेरा छा रहा था ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में, कि दिसंबर का महीना था और जो अंधेरा था वो जंगल में छा रहा था। दिस इंक्रीजेज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपेयर। तो यहाँ पर कहा गया कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था उसके लिए यहाँ पर खतरा बढ़ रहा था, डेंजर बढ़ रहा था, एंड इंक्रीज्ड आल्सो, और साथ ही साथ हिज ग्लूम, उसकी जो उदासी थी, एंड डिसअपेयर, और उसकी जो निराशा थी ये भी बढ़ रही थी, क्योंकि रात का समय हो रहा था। फाइनली ही सा नो वे आउट, फाइनली अंततः ही सा नो वे आउट, उसे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर, सैंक डाउन मतलब होता है धम्म से गिर जाना, वह जमीन पर गिर गया। टायर्ड टू डेथ, वह इतना थक गया था, टू डेथ मतलब एकदम मरे हुए के समान ही हो गया था। थिंकिंग दैट, उसने सोचा, हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट लेकिन, जस्ट एज जैसे ही लेड उसने लिटाया, हिज हेड अपने सिर को, ऑन द ग्राउंड जैसे उसने अपने सर को ग्राउंड जमीन पर रखा, ही हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज सुनी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, थम्पिंग का मतलब होता है थप थप की ध्वनि, हार्ड रेगुलर मतलब एक जोर सी आवाज, जैसे कि हथौड़े की आवाज आती है वैसे उसने एक आवाज को सुना। देयर वाज नो डाउट एज टू वाट दैट वाज, देयर वाज नो डाउट कि इसमें कोई भी संदेह नहीं था, एज टू वाट दैट वाज कि यह क्या था, मतलब इसकी ध्वनि पहचानने में उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, की किसी आयरन मिल में यह हैमर स्ट्रोक है, मीन्स हथौड़े की ध्वनि है। ही थॉट, उसने सोचा, तो उसे इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ, उसने सोचा कि यह किसी आयरन मिल में हथौड़े की चोट की ध्वनि है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, की अवश्य ही आसपास लोग हैं। ही समॉन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, ही समॉन्ड मतलब इकट्ठा किया, ऑल हिज स्ट्रेंथ अपनी संपूर्ण शक्ति को, तो उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को, सारी शक्ति को इकट्ठा किया। गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह लड़खड़ाता हुआ चला, इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड ध्वनि की दिशा में, तो जिधर से ध्वनि सुनाई पड़ रही थी उसी दिशा में वह चल पड़ा। आगे यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में जो रोम्जो आयरन वर्क्स है, जो फैक्ट्री है, यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। ये एक स्वीडन की फैक्ट्री है, तो यहाँ पर इस फैक्ट्री का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो हमारी कहानी है वो लगातार कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर बताया गया है, द रोम्जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट। द रोम्जो आयरन वर्क्स की, जो रोम्जो आयरन वर्क्स था, विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन जो कि अब बंद हो गया था, वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो मतलब इसे बंद हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ था। ए लार्ज प्लांट, यह एक बड़ा संयंत्र था, एक बड़ी फैक्ट्री थी। विद स्मेल्टर, इसमें स्मेल्टर भी था, मीन्स स्मेल्टर का मतलब होता है पिघलाने वाली एक मशीन। रोलिंग मिल थी, मतलब यहाँ पर जो लोहा होता था उसको सीट में भी ढाला जाता था। एंड फोर्ज, और यहाँ पर भट्टी भी थी। इन द समर टाइम, की समर टाइम में, गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड
स्कॉज स्लिड डाउन द कैनल। तो यहाँ पर कहा गया है कि गर्मियों के दिनों में जो हैवली लोडेड बार्जेस थे, बार्जेस मतलब होता है नौका यानी कि नाव, एंड स्कॉज, स्कॉज मतलब वो वाली नाव जिनकी जो तल होती है वो चपटी होती है। स्लिड डाउन द कैनल, कैनल मतलब होता है नहर में, तो उनको नहर में उतारा जाता था। तो गर्मियों के दिनों में जो चपटी वाली नाव होती थी और जो नौकाएं होती थी, इन पे बाहर को लाद करके, माल को इन पर लाद करके इन्हें नहरों में उतारा जाता था। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जिसे लेक के द्वारा, झीलों के द्वारा विभिन्न देशों में इनको भेजा जाता था। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के दिनों में क्या होता था, जाड़ों के दिनों में क्या होता था, द रोड नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। सर्दियों के दिनों में क्या होता था, जो झीलें थी जम जाती थी, तो जो माल होता था इसे रोड के द्वारा भेजा जाता था। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि द रोड नियर द मिल, कि जो मिल के पास में, जो चक्की के पास में जो रोड होती थी, वेयर ब्लैक, वह काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट मीन्स कोयले की जो डस्ट होती है, धूल होती है उससे, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो यहाँ पर कहा गया कि जो चारकोल क्रेट्स से नीचे उतारते समय जो थोड़ी बहुत धूल थी वो गिर जाती थी, जिसके कारण जो रोड होती थी वो कोयले की धूल के कारण काली हो जाती थी। आगे यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में जो रोम्सो आयरन वर्क्स है, यहाँ पर वर्कर कुछ है उनका वर्णन किया गया है, और जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो अब इस फैक्ट्री की ओर जाता है क्योंकि इसकी ध्वनि उधर सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर बताया गया है, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क की अत्यधिक लंबी रात थी, इवनिंग शाम का समय था, जस्ट बिफोर क्रिसमस मतलब क्रिसमस के पहले का, लगभग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है, तो लगभग उसके पहले का थोड़ा सा समय था, दिसंबर का ही टाइम था। तो अंधेरी शामों में बताया गया यहाँ पर क्या हो रहा था, द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ थे, एंड हिज हेल्पर, और इनका जो सहायक था, सैट इन द डार्क फॉर्ज, वो डार्क अंधेरे फॉर्ज में बैठे हुए थे। फॉर्ज का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी मेटल को पिघलाया जा रहा हो, एक फैक्ट्री टाइप का, तो वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। नियर द फर्नेंस मतलब भट्टी के पास में, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब होता है कच्चे लोहे का, वो लोग कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, मीन्स वो लोग लोहे को पिघलाए हुए थे और उसे पका रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग पर रखा गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनवेल, एनवेल मतलब होता सांचे में, ताकि उसे सांचे में ढालने लायक बनाया जा सके, सांचे में रखने के लायक उसे बनाया जा सके। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar। तो यहाँ पर कहा गया है every now and then one of them, कि उनमें से एक मतलब बारी बारी से एक एक करके got up जाते थे, to stir मतलब हिलाते थे। तो जो हमारा लोहा पिघलाने के लिए रखा गया था, तो उनमें से एक एक करके जाते थे और वो उसे हिलाते थे। लॉन्ग आयरन बार मतलब उसे एक लोहे की पट्टी के माध्यम से उसे हिलाते थे। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, रिटर्निंग और वापस आते थे, इन ए फ्यू मोमेंट्स कुछ ही क्षणों में, और कुछ ही क्षणों में वो वापस आते थे। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशंस, ड्रिपिंग मतलब भीग करके, तर हो करके, विद परस्पिरेशंस मीन्स पसीने से, तो पसीने से भीग करके कुछ ही क्षणों में वे वापस आते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत हीट थी, वहाँ पर भट्टियाँ जो है जल रही थी, लोहे को पिघला रही थी। आगे कहा गया है, थ्रो एज वाज द कस्टम ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। थ्रो एज वाज द कस्टम, हालांकि जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग उन्होंने कुछ और नहीं पहन रखा था, बट ए लॉन्ग शर्ट लेकिन उन्होंने एक लंबी सी कमीज पहन रखी थी, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज और उन्होंने एक जोड़ी जूते पहने हुए थे। तो बस उन्होंने शर्ट पहन रखी थी और वे जूते पहने हुए थे, इसके अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं पहने हुए थे, जैसा कि फैक्ट्री के हिसाब से, वहाँ काम करने के हिसाब से एक रिवाज था, फिर वहाँ का पहनावा था। तो आगे इसमें बताया गया है, ऑल द टाइम देयर वेयर मेनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज। जो फॉर्ज था मीन्स वो ऐसी जगह जहाँ पर किसी चीज़ को पिघलाया जाए, वहाँ पर अभी दो ही लोग थे, एक तो हमारा स्मिथ था, मास्टर स्मिथ मीन्स लोहार था, और एक उनका हेल्पर था, सहयोगी था। तो वही यहाँ पर बताया गया है, ऑल द टाइम कि पूरे समय, देयर वेयर मेनी साउंड कि यहाँ पर बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई देती थी इस फॉर्ज में, टू बी हियर्ड सुनी जा सकती थी इन द फॉर्ज, इस फॉर्ज में, कि यहाँ पर बहुत सारी ध्वनियाँ सुनी जा सकती थी। किस चीज़ की आवाज़ यहाँ पर आती थी, यहाँ पर बताया गया है,
द बिग बिलो ग्रोंड, ग्रोंड मीन्स होता है जो हमारा धौंकने की आवाज़ आती है, मीन्स जब हवा वहाँ बहुत तेज़ से हवा का झोंका भट्टी में प्रवाहित किया जाता था तो एक तो उसकी आवाज़ आती थी। एंड द बर्निंग क्रोल क्रैक्ड, और जो कोयला है जब वो चिटकता था, मीन्स जो कोयला है वो जब जलता था तो चिटकता था तो उसकी भी वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती थी। द फायर बॉय, फायर बॉय यहाँ पर उस हेल्पर के लिए यूज़ किया गया है। सोवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो यहाँ पर कहा गया जो हेल्पर था, सोवेल्ड मीन्स होता है यहाँ पर फावड़े से मारना, फावड़े चलाता था, मीन्स चारकोल को फावड़े के द्वारा माउथ ऑफ द फर्नेस यानी भट्टी के मुंह में डालता था। तो जो हेल्पर था वो चारकोल को मीन्स कोयले को फावड़े के द्वारा भट्टी के मुख में डालता था विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो उसकी भी यहाँ पर एक तेज आवाज सुनाई देती थी। आगे कहा गया है आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, तो आउटसाइड जो बाहर था वहां पर वाटरफॉल की आवाज आ रही थी। वाटरफॉल मतलब झरने की, क्योंकि वहां बाहर झरना था तो उसकी भी यहाँ पर आवाज आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्स रूफ, तो यहाँ पर कहा गया है एंड ए शार्प, शार्प मतलब तीव्र, नॉर्थ विंड जो उत्तरी हवा थी, विप्ड, विप्ड मीन्स होता है आघात करना यानी कि चोट पहुंचाना, बहुत तेज हवा का चलना विप्ड कहलाता है। द रेन साथ में वर्षा हो रही थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्स रूफ, रूफ माने छत होता है, जो टाइलों की छत थी, तो जो टाइलों की छत थी उस पर जब बारिश होती है तो उसकी भी वहां पर ध्वनि सुनाई दे रही थी, उसकी भी वहां पर आवाज आ रही थी। आगे कहा गया है इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपनड द गेट एंड इंटर्ड द फॉर्ज, तो यहाँ पर कहा गया है इट वाज प्रोबेबली मतलब संभवतः, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस मतलब इन सभी ध्वनियों के कारण, इतनी जो यहाँ पर आवाज हो रही थी इसी के कारण संभवतः, दैट द ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, डिड नॉट नोटिस उसने ध्यान नहीं दिया, नोटिस मतलब ध्यान देना, दैट ए मैन की एक आदमी ने, हैड ओपनड मतलब खोला, द गेट दरवाजे को, कि वहाँ जो भट्टी में काम चल रहा था उस फैक्ट्री के दरवाजे को किसी ने खोला, इस बात को जो हमारा लोहार था उसने नोटिस नहीं किया। एंड इंटर्ड, और जो वह व्यक्ति था वो इंटर किया, प्रवेश किया, यहाँ पर जो वह व्यक्ति आया है ना गेट पर वो हमारा रेड ट्रैप सेलर ही है। इंटर्ड द फॉर्ज यानी कि फॉर्ज में प्रवेश किया जहाँ पर सामान को पिघलाया जा रहा था, तो रेड ट्रैप सेलर वहां तक आ जाता है। Until he stood close up to the furnace, until कि जब तक ही stood वो आकर खड़ा हो जाए close up to the furnace यानी भट्टी के पास में, क्योंकि वहां पर आग जल रही थी। तो जब वह भट्टी के पास में आकर के खड़ा हो जाता है तब ब्लैक स्मिथ को रियलाइज होता है कि अरे कोई तो आया है। आगे कहा गया है श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अटैच्ड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, तो यहाँ पर कहा गया है श्योरली निश्चित रूप से, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल पुअर वेगाबॉन्ड्स, पुअर वेगाबॉन्ड्स के लिए जो गरीब आवारा लोग होते हैं उनके लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है आश्रय के, कि किसी बिना अच्छे आश्रय के, फॉर द नाइट उनकी जो रात होती है, नथिंग वो असामान्य सी होती है, टू बी अटैच्ड टू द फॉर्ज वो क्या करते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, टू द फॉर्ज भट्टी की तरफ, बाय द ग्लो ऑफ लाइट जो वहाँ पर प्रकाश की चमक देख करके वो लोग क्या करते हैं उस फैक्ट्री में भट्टी की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। कौन लोग, जो आवारा रहते हैं, जो कहीं पर भटक जाते हैं, वो यहाँ फैक्ट्री की तरफ यहाँ की जो प्रकाश की चमक है इसको देख करके इसकी ओर आकर्षित होते हैं और भट्टी तक वो सभी आ जाते हैं। विच स्केप्ड थ्रो द सोटी पेंस, तो यहाँ पर कहा गया सोटी पेंस, सोटी मतलब धूल भरी, पेंस मतलब होता है जो खिड़कियों का कांच होता है, स्केप्ड मतलब बच करके, तो जो प्रकाश है वो जो धूल भरी खिड़कियां हैं इससे बच करके थोड़ा सा बाहर निकलता है, जिसे देख करके वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एंड कम टू इनटू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ फायर, तो वो सभी क्या करते हैं खुद को गर्म करने के लिए, क्योंकि वो दिसंबर का टाइम था तो खुद को सेकने के लिए वो लोग क्या करते हैं फ्रंट ऑफ द फायर भट्टी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रेंडर, तो यहाँ पर कहा गया द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ यहाँ पर उसी लोहार के लिए कहा गया है। ग्लैंस्ड मतलब देखा, ओनली कैजुअल मतलब सामान्यतः सरसरी नजर से, एंड इनडिफरेंटली मतलब ज्यादा ध्यान न देता
लेते हुए उदासीनता से देखा एट द इंट्रेंडर। इंट्रेंडर मतलब वह व्यक्ति जो बिना परमिशन के अंदर आ गया है, जैसे कि यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर आ गया है। तो यहाँ पर लोहार ने उसको सरसरी नजर से नजरअंदाज करते हुए देखा, यानी उसे उदासीनता से देखा। आगे कहा गया है ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, कि जो रेड ट्रैप सेलर था उसने अपने जैसे लोगों को सामान्यतः ही देखा। विद ए लॉन्ग बियर्ड, उनकी एक लंबी दाढ़ी थी। जो रेड ट्रैप सेलर था उसकी एक लंबी दाढ़ी थी। डर्टी रैज्ड, डर्टी मतलब होता गंदे, रैज्ड मतलब फटे चिथड़े उसके कपड़े थे। एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, बंच मीन्स होता है गुच्छा, रेड ट्रैप्स चूहेदानियों का, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, डैंगलिंग मतलब लटकाए हुए था, ऑन हिज चेस्ट अपनी छाती पर, और उसने अपने चेस्ट पर अपने सीने पे क्या लटकाए हुए था, बंच ऑफ रेड ट्रैप्स मतलब चूहेदानियों का गुच्छा वो लटकाए हुए था। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word। तो यहाँ पर कहा गया he asked, यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसने पूछा, परमिशन टू स्टे रुकने की अनुमति मांगी, एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ और जो लोहार था, नोडेड ए हॉटी कंसेंट, हॉटी मतलब घृणास्पद, कंसेंट मतलब अनुमति दे देना, तो उसने घृणास्पद अनुमति दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम मतलब बिना सम्मान पूर्वक, विद ए सिंगल वर्ड बिना कोई शब्द कहे, तो बिना एक भी शब्द कहे उसने सिर हिला के बस उसे परमिशन दे दी रुकने की। आगे कहा गया है द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। द ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब होता है जालसाज, यानी कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था उसने डिड नॉट से एनीथिंग, उसने भी कुछ नहीं कहा, ईदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वह यहाँ बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ बल्कि वह यहाँ पर खुद को सेकने आया था, एंड स्लीप और सोने आया था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। इन दोज डेज की उन दिनों द रामजो आयरन मिल, जो रामजो आयरन मिल था, वाज ओन्ड बाई यानी कि उन दिनों उसका मालिक था, वेरी प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, आयरन मास्टर एक लोहार था। तो उन दिनों जो रामजो आयरन वर्क्स था वहाँ का जो मालिक था वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोहे वाला था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी यह महत्वाकांक्षा थी, वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, की जो शिप आउट मतलब होता है भेजना, गुड आयरन अच्छे लोहे को, टू द मार्केट बाजार में, कि वह अच्छे लोहे को बाजार में भेज दे, उसकी यह महत्वाकांक्षा थी। ही वाज्ड बोथ नाइट एंड डे सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो यहाँ पर कहा गया ही वाज्ड बोथ नाइट एंड, कि वह दिन और रात निगरानी करता था, दैट की द वर्क वाज डन, की जो कार्य है वो हो जाए, एज वेल एज पॉसिबल मतलब जितना अच्छा हो सके उतना, तो जो काम है वो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हो जाए, इसलिए वह दिनों रात निगरानी करता था। एंड और एट दिस वेरी मोमेंट, और इस समय ही केम वह आया था, इनटू द फॉर्ज यानी कि उस भट्टी में जहाँ पर लोहा पिघलाया जा रहा था, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शंस, तो वह नाइटली राउंड पर आया था मतलब रात्रि के निरीक्षण के दौरान वो यहाँ पर आया था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग्स ही saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। तो यहाँ पर कहा गया है नेचुरली यानी कि स्वाभाविक था, द फर्स्ट थिंग ही saw कि उसकी नज़र जो है पहले पड़ी, was the tall ragamuffin, ragamuffin मीन्स होता है कि चिथड़े पहने हुए कोई अनजान व्यक्ति, तो जो लंबा सा चिथड़े पहने हुए कोई अनजान व्यक्ति था उस पर सबसे पहले उस लोहार की नज़र गई जो वहाँ का मालिक था। हु हैड ईज्ड, जो कि बहुत ही सावधानी पूर्वक लेटा था, हिज वे सो क्लोज्ड टू द फर्नेस, भट्टी के पास में, जो कि भट्टी के पास में बहुत ही सावधानी से लेटा हुआ था। दैट स्ट्रीम, जो भाप थी, रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, वेट रैक्स मतलब गीले कपड़ों से, तो उसके गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी। तो यहाँ पर कहा गया कि स्वाभाविक था कि सबसे पहले उसकी नज़र किस पर पड़ी, जो चिथड़े पहने हुए एक अनजान व्यक्ति वहाँ पर सावधानी से भट्टी के पास में लेटा था और उसके गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर कहा गया कि जो आयरन मास्टर है इसने डिड नॉट फॉलो, इसने फॉलो नहीं किया एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ मीन्स ब्लैक स्मिथ जो पहले वाला लोहार था उसकी तरह इसने बिहेवियर नहीं किया, जिसने बहुत ही कठिनता से कृपा करके उस अजनबी को देखा था, मतलब देखा तक नहीं था उसे ढंग से। तो वही यहाँ पर कहा गया है इस आयरन मास्टर ने वैसा नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, यह उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बहुत ही ध्यानपूर्वक, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक उस अजनबी को देखा मीन्स
उस रेड ट्रैप सेलर को देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। देन टोर ऑफ मतलब उठाना एक प्रकार से, हिज स्लॉच हैड, स्लॉच मीन्स होता है नर्म या फिर जो मुड़ी वाली टोपी होती है, स्लॉच हैट उसको बोलते हैं। तो मुड़ी हुई टोपी को उठाया टू गेट बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को अच्छे से देख सके। तो यहाँ पर जो आयरन मास्टर है इसने क्या किया, उसकी टोपी को उठाया ताकि वह उसके चेहरे को अच्छे से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। तो उसने कहा, जो आयरन मास्टर है उसने कहा, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, कि ये तुम हो नील्स ओलोफ, हाउ डू यू लुक। उसने कहा कि तुम कैसे दिख रहे हो, मीन्स जो हमारा आयरन मास्टर है वो उस रेड ट्रैप सेलर को क्या समझ रहा है, नील्स ओलोफ समझ लेता है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रमजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, हैड नेवर बिफोर सीन, उसने पहले कभी नहीं देखा था द आयरन मास्टर को एट रमजो, रमजो में, कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसने आयरन मास्टर को रमजो जो फैक्ट्री है वहाँ पर पहले कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, यहाँ तक कि वह उस आयरन मास्टर का नाम तक भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड अक्वाइंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनोर। तो यहाँ पर जो रेड ट्रैप सेलर है उसे अकर्ड टू हिम, उसे ऐसा लगता है, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, कि जो हमारा आयरन मास्टर है, थॉट, वह ऐसा सोचता है कि ही वाज एन ओल्ड अक्वाइंटेंस, कि वह उसका एक पुराना परिचित है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो आयरन मैन है उसे गलतफहमी हो गई है, उसे लगता है कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो उसका नील्स ओलोफ है। तो यहाँ पर जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है इसके मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है। ही माइट परहैप्स, वो सोचता है कि शायद थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनोर, की जो हमारा आयरन मास्टर है वो उसको एक जोड़ी क्रोनोर दे दे, मीन्स 2 क्रोनोर दे दे, क्योंकि वो समझ रहा है कि वो रेड ट्रैप सेलर जो है वो नील्स ओलोफ है। तो इसलिए रेड ट्रैप सेलर के मन में लालच आ जाता है कि शायद उसे 2 क्रोनोर मिल जाएं, इसलिए वह उसको बताता नहीं है कि वह नील्स ओलोफ नहीं है। Therefore he did not want to undeceive him all at once. Therefore इसलिए he did not want to undeceive. Undeceive मतलब क्या होता है, undeceive मतलब होता है वास्तविकता बताना। इसलिए जो रेड ट्रैप सेलर है वह उसे तुरंत वास्तविकता को बताना सही नहीं समझता है, वह तुरंत उसको वास्तविकता नहीं बताता है, मीन्स उसे धोखे में रखता है। आगे कहा गया है, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सैड। ही सैड मतलब रेड ट्रैप सेलर कहता है, वो नील्स ओलोफ बनने का नाटक यहाँ पर कर रहा है कि यस, हाँ, गॉड नोज थिंग्स, कि भगवान जानते हैं, हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर कहता है कि हाँ, भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। यू शुड नॉट हैव टू रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तो यहाँ पर आयरन मास्टर कहता है कि यू शुड नॉट हैव टू रिजाइन, कि तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, फ्रॉम द रेजिमेंट। रेजिमेंट जो आर्मी की एक फौज होती है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि तुम्हें फौज से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, ये आयरन मास्टर कह रहा है, क्योंकि आयरन मास्टर उसे कौन समझ रहा है, नील्स ओलोफ समझ रहा है, एक आर्मी का मैन समझ लेता है उसे। दैट वाज द मिस्टेक, यह गलती थी, कि मीन्स उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, कि इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन, कि यदि मैं होता इन द सर्विस, सेवा में, एट द टाइम, कि उस समय, कि अगर वह उस समय सर्विस में होता तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो वह ऐसा नहीं होने देता, मीन्स जो इस्तीफा दे दिया गया वो इस्तीफा नहीं देने देता। विल नाउ ऑफ कोर्स, कि चलो जो हुआ, यू विल कम होम विद मी, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ पर ये आयरन मास्टर कहता है। To go along up to the manor house, and he received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। तो यहाँ पर कहा गया to go along up to the manor house। manor house मतलब एक बड़े से आलीशान घर में जाना, and be received by the owner like an old regimental comrade। तो यहाँ पर उसके साथ एक फौजी की तरह उसे रिसीव्ड किया जाएगा, एक old regimental comrade की तरह। regimental comrade का मतलब होता है फौज का साथी, क्योंकि उसे फौज का समझा जा रहा है तो उसे फौज की तरह वहां पर रिसीव्ड किया जाएगा। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। तो यहाँ पर कहा गया कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसे यह सही नहीं लगा कि उसे एक आलीशान बड़े से घर में जाना चाहिए जहाँ पर उसे आर्मी की तरह रिसीव किया जाएगा। उसे यहाँ पर फंसने का डर लग रहा था, तो उसे ये सही नहीं लगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक का अर्थ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।